सहनवस्तु सहनो भुवन्तु सवीर्य करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। सभी उपस्थित श्रोताओं को, प्रबुद्ध जनों को सादर नमस्ते। आज की वार्ता प्रारंभ करने से पहले मैंने यह वेद मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया, क्योंकि आज का विषय शिक्षा से संबंधित है। यह मंत्र भी शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। हमारी वैदिक व्यवस्था में ये सभी व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं और बड़ा सुंदर विवरण वहाँ पर दिया हुआ है। आज का हमारा विषय डीएवी संस्थाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव, इस विषय पर हमारी परिचर्चा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज प्रातःकाल ही नित्य नूतन वार्ता के प्रवर्तक आदरणीय भाई राम मोहन राय जी ने सूचित किया कि आज इस श्रृंखला में यह 125वां वार्ता है। 125 नंबर पर मैं बोल रहा हूँ। 124 सफल वार्ताएं आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी हैं। तो इस के लिए मैं श्री राम मोहन राय जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो अभी जुड़ चुके हैं और कुछ समय में जुड़ भी जाएंगे। मान्यवर, ये एक बड़ी विडंबना सी दिखाई देती है कि जब हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो हैरानी इस बात की होती है कि लगभग महाभारत काल के पश्चात इस देश को संभलने में कितना समय लगा, और महाभारत के पश्चात से लेकर के हमारा जो उस समय का काल था वो तो स्वर्णिम काल था, हर दृष्टि से स्वर्णिम काल था। लेकिन धीरे धीरे मौर्य वंश के पश्चात हमारा जो सामाजिक अधोपतन हुआ वह एक बड़ी विचित्र घटना है। और मैं यह देखकर हैरान हूँ कि 18वीं 19वीं शताब्दी तक देश बिल्कुल शांत रहा, उसमें कोई हलचल नहीं हुई, और एकदम से 19वीं शताब्दी आप ऐसी प्रखर शताब्दी पाएंगे कि जिसमें हर क्षेत्र में चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, ऐसी ऐसी दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ। ये प्रबुद्ध जनों के रिसर्च का विषय हो सकता है कि लगातार 1000 साल तक किसी का विशेष ऐसा जिसने योगदान दिया हो, किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ, और एक ही शताब्दी में प्रत्येक क्षेत्र में महापुरुषों का जन्म हुआ। यह एक विचित्र लीला है। तो ऐसी ही लीलाओं में एक लीला मैं कहूँगा कि डीएवी आंदोलन है। 19वीं शताब्दी में बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ। उन्हीं महापुरुषों में एक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप सबने सुना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आमूल चूल क्रांति के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने वैसे तो परंपरागत रूप से सन्यास का बाना धारण किया, लेकिन सन्यासी होने के कारण मात्र अपने आप को मंदिर मठों तक सीमित नहीं रखा। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुष्य की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास किया, और उस जड़ में जाकर ये देखा कि सभी प्रकार के पाखंड, अंधविश्वास, अविद्याएं जितनी भी हैं
उन सब का मूल कारण अविद्या है, अशिक्षा है, अज्ञान है। और इसके लिए उन्होंने वेद को आधार बनाया कि वही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, उसी को हमने पालन करना है, उसी से हमने आगे बढ़ना है। और वेदों को जो हमारा ज्ञान था वो लुप्त हो चुका था। उस महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस ज्ञान के आधार पर एक बार फिर हजारों साल के बाद ये सिद्ध किया कि ये ज्ञान समुचित और संपूर्ण है, और इसी को अपना करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर वेदों की बात करें तो यह विषय अलग हो जाएगा। मैं धीरे धीरे अपने मूल विषय की ओर आ रहा हूँ, लेकिन डीएवी की चर्चा जहाँ से प्रारंभ होती है वो महर्षि दयानंद सरस्वती से ही होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब इस बात की रिसर्च कर ली कि हर प्रकार के अज्ञान का मूल कारण शिक्षा है, विद्या का ना होना है, तो इसके लिए उन्होंने केवल पुस्तक मात्र लिखकर इतिश्री नहीं कर ली, बल्कि प्रयास प्रारंभ कर दिए। और उन्होंने मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई महानुभाव रिस्पॉन्स दे दे तो मैं ये समझूंगा कि शायद मेरी आवाज़ किसी तक पहुंच रही है। तो अभी तक मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुंच रही है। तो अगर कोई भाई, बंधु, बहन अगर रिस्पॉन्स दे दे तो मैं समझूंगा कि मैं वास्तव में कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। तो इस परिचर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में ही ये प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। यद्यपि कुछ प्रयास अंग्रेजी शासन ने भी प्रारंभ कर दिए थे, उन्होंने भी इस देश के अंदर एजुकेशन को लेकर के, लेकिन उनका उद्देश्य अलग था। उनकी एजुकेशन का अर्थ ये था कि वे इस देश के अंदर ऐसे युवा तैयार करना चाहते थे, ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेज शासन की बैसाखियां बने और उनको सफलता की ओर ले जाएं। तो उन्होंने उस दिशा में प्रयास किए। उससे पहले इस देश के अंदर कैसी शिक्षा प्रणाली थी, या परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी, और शिक्षा राजाओं के द्वारा आचार्य लोग, ऋषि लोग आश्रम बनाते थे, गुरुकुल बनाते थे, वहाँ पर अपनी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करते थे और वहाँ से वही उसका खर्चा उठाते थे। फीस कोई होती नहीं थी, बच्चे स्कूलों में जाते थे, वहीं पर रहते थे, हर तरह के काम करते थे। मध्यकाल में आकर के ये शिक्षा मंदिरों तक सीमित हो गई। मंदिर के साथ एक पाठशाला बनती थी, फिर मस्जिद के साथ मदरसा, मकतब ये बनने लगे मुस्लिम संप्रदाय में। और जब अंग्रेज़ों ने एक प्रणाली दी तो वो कुछ अलग थी। जो आजकल हम देख रहे हैं लगभग लॉर्ड मैकाले की ही प्रणाली, जो उसने उस समय 1835 में प्रारंभ की थी, तो उस समय की प्रणाली ही थी। एक तरफ अंग्रेज सरकार ने 1860 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की स्थापना की, और फिर उनके जो ईसाई मिशनरी थे 1864 में उन्होंने स्टीफन कॉलेज की स्थापना लाहौर में की। तो मिशनरी तो पहले से ही सक्रिय थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें इजाज़त दे दी थी कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। भारत के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इन्हीं दिनों अपना प्रयास प्रारंभ किया। उन्होंने क्या प्रयास किया कि उन्होंने 1869 में पाठशालाओं की स्थापना प्रारंभ की और 5 जगह पर ये पाठशालाएं स्थापित की गई। एक पाठशाला छलेसर में, बनारस में, कासगंज में, मिर्ज़ापुर में और लाहौर में।
ये लगभग 1869 से 1873 तक, 1873 में लाहौर में वैदिक पाठशाला की स्थापना हुई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इन पाठशालाओं की स्थापना करके एक परिकल्पना की गई। साधन कोई नहीं था, सरकार भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जिस शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे थे उससे सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं था। ये उनका खुद का अपना प्रयास था कि उन्होंने कुछ दानी महानुभावों को प्रेरित किया कि वो इस दिशा में काम करें और पाठशालाएं प्रारंभ करें। एक बार फिर मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि कोई भाई मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्स दे करके बताएं कि सुन भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो चर्चा तभी मज़ा है उसमें जब ये, अदरवाइज तो एक कमरे में बैठकर पता नहीं लगता कि हम कहाँ पर हैं। ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये स्थिति है, नहीं तो पब्लिक में बैठकर तो सामने बैठे हुए लोगों को देखकर पता लग जाता था और उनका रिएक्शन भी सामने दिख जाता था। अब ये टेक्नोलॉजी है, इसमें रिएक्शन भी आप दे सकते हैं, साथ के साथ मैं समाधान भी साथ के साथ करने का प्रयास करूँगा। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति की और उसमें इस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया और इस प्रकार से उन्होंने लगभग अपने जीवन काल में, उस अनिल को बुलाना, ये चल रहा है, देख के बताना चल रहा है। अच्छा, फिर कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। तो अपने जीवन काल में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो अद्भुत कार्य की नींव रखी, दैव योग दुर्दैव से वो लंबे समय तक नहीं हमारे मध्य रहे, लेकिन एक चमत्कार हुआ, मैं इसे चमत्कार ही कहूँगा, कि उनके अंतिम समय में एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला जीवन दास, जब ये सूचना लाहौर में आई कि स्वामी जी बीमार हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, तो विभिन्न आर्य समाजों से प्रतिनिधि के रूप में, सेवादार के रूप में, दर्शनों की इच्छा के रूप में लोग वहाँ जाते थे अजमेर में जहाँ स्वामी जी थे। तो लाहौर से दो व्यक्ति, एक गुरुदत्त और एक लाला जीवन दास जी, ये दो व्यक्ति भेजे गए कि ये स्वामी जी के वहाँ पर उनकी सेवा के लिए जाएं। गुरुदत्त जी कौन थे यह जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गुरुदत्त जी एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिनकी उस समय उम्र मात्र 18.5 साल थी। 18.5 साल के नौजवान के मन में एक बलबला था, ईश्वर क्या है। वैसे इस उम्र में ईश्वर की प्राप्ति के बारे में कोई नहीं सोचता, और वेदों के बारे में जिज्ञासा। विद्यार्थी वो साइंस का था, साइंस का विद्यार्थी था। साइंस में उन्होंने एमए पास किया, बीए में पास किया और वो फर्स्ट डिवीज़न उन्होंने ली। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उस समय जो कोलकाता में होती थी, तो उस समय की यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान गुरुदत्त विद्यार्थी ने प्राप्त किया था बीए में। उसके बाद हंसराज जी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गुरुदत्त जी ने एमए नेचुरल साइंस में, फिर भौतिक विज्ञान में उन्होंने एमए, उस समय एमए बोली जाती थी, आजकल एमएससी बोलते हैं, तो वो उन्होंने डिग्री ली और वो भी प्रथम क्लास में डिग्री ली। और गुरुदत्त विद्यार्थी उस समय विद्यार्थी ही थे जब वो महर्षि दयानंद सरस्वती के दर्शन के लिए गए, और ये वो समय था जब महर्षि दयानंद सरस्वती का अंतिम समय था। किस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया, गुरुदत्त विद्यार्थी उसके साक्षात गवाह थे।
30 अक्टूबर की रात को महर्षि दयानंद सरस्वती का अंतिम समय आया। जब अंतिम समय आया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने उस मकान में उपस्थित सब लोगों को आमंत्रित किया कि वो आएं, और आए, और जब कमरे में उन्होंने कहा कि ये सब दरवाजे खिड़कियां खोल दें, सब एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं, और महर्षि दयानंद स्वयं पद्मासन लगा कर के बैठे और गायत्री मंत्र का जाप किया, और उसके बाद प्राणायाम किया, और प्राणायाम के साथ जो सांस को उन्होंने खींचा और फिर बाहर छोड़ा, और उसके बाद उन्होंने उस सांस को छोड़ ही दिया। ये अद्भुत लीला उन्होंने जो की उस समय, गुरुदत्त विद्यार्थी ने इसका गहराई से, उनकी नज़र इस पर थी, उन्होंने इसको अनुभव किया, और गुरुदत्त विद्यार्थी ने के अंदर एक दिव्य प्रकाश सा पैदा हुआ, मैं ऐसा समझता हूँ, और उन्होंने अपना सारा जीवन उस महर्षि दयानंद सरस्वती को अर्पण कर दिया। उसी दिन, उसी क्षण, यूँ समझिए कि एक दीपक बुझा और दूसरा दीपक उनके दिल में जल गया। अब ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। महर्षि दयानंद सरस्वती उस समय पूरे हिंदुस्तान में इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे कि चाहे हर मजहब का आदमी, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, क्योंकि उन्होंने एक क्रांति कर दी थी। जगह जगह जा कर के, जगह जगह, ये हालांकि साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि किस प्रकार, कहाँ कोलकाता, कहाँ पूना, कहाँ बम्बई, कहाँ लाहौर, एक कोने से दूसरे कोने में, और यहाँ हरियाणा में तो एक रिवाड़ी जगह है जहाँ पर वो आए, प्रवचन दिया, और थोड़ी देर के लिए पानीपत में भी रुके थे, जहाँ आज लाल बत्ती चौराहा है। यहाँ कभी उस समय डाक घर हुआ करता था। उस समय जाते समय, लुधियाना जाते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके। उनका जो ये अंतिम समय था, गुरुदत्त विद्यार्थी ने जब देखा और पूरे हिंदुस्तान में जब इस बात का पता लगा, तो एक बार तो खलबली मची, और सबसे ज़्यादा लाहौर में। लाहौर क्योंकि उस समय क्या था, आप देखिए, आज जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सबसे बड़ी सिटी माना जाता है, दिल्ली है, बम्बई है, कोलकाता है। उस समय लाहौर दिल्ली से भी बड़ा था। लाहौर की जनसंख्या उस समय लगभग 1,27,000 थी। दिल्ली की जनसंख्या 1,07,000 के करीब थी। और जो ये बोला जाता था कि जिसने लाहौर नहीं वेख्या थे वो जम्मे ही नहीं। मतलब लाहौर का इतना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व था कि लाहौर में प्रत्येक व्यक्ति, कहते थे जिसने लाहौर नहीं देखा उसका पैदा होने का फायदा ही कुछ नहीं था। वो हर तरह से चरम पर था, धन दौलत में, संस्कृति में। अंग्रेजों ने भी वहीं पर जोर लगाया हुआ था, कॉलेज भी वहीं पर खुले, सब दिल्ली में खुला था, लेकिन बाद में वो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, दिल्ली से उठा के लाहौर में मर्ज कर दिया गया। लाहौर में जो गवर्नमेंट कॉलेज खुला वहाँ मर्ज कर दिया गया। अब लाहौर में ही महर्षि दयानंद सरस्वती के सबसे ज़्यादा तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूक शिष्य थे, बड़े सक्रिय शिष्य वहाँ पर थे। आर्य समाज थी, लाला मूलराज जी उसके प्रधान थे, जो एडवोकेट थे और उच्च कोटि के एडवोकेट थे। लाला लालचंद जी, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने, वो इतने उनकी कानून के अंदर इतनी पकड़ थी कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें ऑनरेरी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया था। और वही फिर लाला लालचंद जी डीएवी के फाउंडर प्रेसिडेंट बने और 25 सालों तक वो प्रेसिडेंट रहे। तो जब ये सूचना लाहौर में आई तो लाहौर में सबसे पहले 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी ने अपना शरीर का त्याग किया। 1 नवंबर 1883 को लाहौर में शोक सभा हुई, लेकिन उस शोक सभा में गुरुदत्त विद्यार्थी नहीं थे, इतनी जल्दी पहुंच ही नहीं सकते थे, क्योंकि 31 अक्टूबर को उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया। तो लेकिन शोक सभा की गई, जैसे ये शोक सभा होती है, भारी शोक सभा थी, लोगों ने शोक प्रकट किया। स्वामी दयानंद जी के
स्वर्गारोहण पर। एक चर्चा ये भी चली कि स्वामी जी का स्मारक बनाया जाए। अब कोई मामूली आदमी तो थे नहीं, बड़े आदमी थे, महान संत थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे, और जिन्होंने स्वराज्य का मंत्र दिया। ये जो स्वदेशी की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रयोग महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का किस क्षेत्र में किया? शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने सबसे पहले पाठशालाएं स्थापित की जो पूर्णतया स्वदेशी थी, कुछ भी विदेशी नहीं था, ना कोई प्रणाली विदेशी थी, ना कोई किताब विदेशी थी। वो स्वदेशी शिक्षा का जो मंत्र था, तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो एक पौधे के रूप में एक छोटा सा एक बीज आरोपण किया। तो ये एक चर्चा चली कि क्या स्मारक बनाया जाए। किसी ने कहा होगा एक स्टैचू बनाया जाए, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन विद्वान लोगों ने ये कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं किसी मूर्ति के, स्टैचू के या किसी ऐसी चीज के खिलाफ थे, और उन्होंने स्पष्ट मना किया था कि मेरे पश्चात मेरा कोई ऐसा स्मारक ना बनाया जाए। तो फिर क्या स्मारक हो सकता है? लोगों ने कहा कि उनके विचारों का स्मारक बनाया जाए, और स्वामी दयानंद को सबसे प्रिय विचार जो था वेद विद्या, वेद ही था उनका विषय। तो विद्यालय के रूप में जहाँ से विद्या का प्रसारण हो सके, वो सबसे बेस्ट स्मारक होगा। ये ऐसे विचार चले। उसके बाद दूसरी सभा जब गुरुदत्त जी आ गए 6 नवंबर को, 6 नवंबर 1883 को लाहौर में दूसरी सभा हुई। लाहौर में ये जो सभा हुई 6 नवंबर की, ये बड़ी भारी सभा हुई। 6 नवंबर की सभा आर्य समाज मंदिर में ही हुई थी। अंतरंग सभा की मीटिंग भी हुई। वहाँ गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो देखा था, महर्षि दयानंद सरस्वती के अंतिम समय की जो अनुभूति, जो उनके दिल में एक तड़प थी और जो एक दिया जला था, उसका प्रकाश उन्होंने वहाँ अपनी वाणी के रूप में इस प्रकार से प्रचारित किया कि हर आदमी आंदोलित हो गया कि स्वामी दयानंद की याद में कोई विद्यालय बनना चाहिए। और तय हुआ कि इसके तुरंत बाद ही 9 तारीख को एक महासभा बुलाई जाए। और उसका इतनी विशाल सभा हुई कि ट्रिब्यून अखबार ने ये लिखा उस समय कि पंजाब में किसी भी व्यक्ति के जाने पर इतनी बड़ा श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई। और उस श्रद्धांजलि सभा में गुरुदत्त विद्यार्थी 18.5 साल का नौजवान, उसने भाषण दिया। और भाषण क्या था? एक तरह से उसने एक ऐसा बलबला पैदा किया कि उस भीड़ के अंदर लोग जितने थे सब उतावले हो गए कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने शिक्षा को एक मंत्र के रूप में दिया इस भारत के जनमानस को जगाने के लिए, एक ऐसा शिक्षणालय, एक ऐसा विद्यालय खुलना चाहिए। और उस विद्यालय के लिए उन्होंने अपने ऐसे भाषण दिया कि आप ये देखिए कि लोगों ने वहीं पर दान देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने दान की अपील की। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये पहला प्रयोग था हिंदुस्तान के इतिहास में। अब तक जितनी पाठशालाएं, जितने स्कूल खुलते थे, या तो राजा या जमींदार चलाते थे। ये पहला प्रयोग, जिसको कोऑपरेटिव भी कह सकते हैं आप, कोऑपरेटिव का, कि लोग दान दें और उससे एक संस्था बने। जैसे लोकतंत्र में कहते हैं ना कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। तो एक ऐसे शिक्षणालय की कल्पना की गई कि लोग इसमें पैसा दें, लोग बनाएं, लोग ही पढ़ें, लोग ही चलाएं। ये कमाल की व्यवस्था पहली बार आई। इसकी तरफ इतना ध्यान शायद लोगों ने नहीं दिया कि ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया गया कि गुरुदत्त विद्यार्थी ने अपनी भाषण कला का, आप देखिए उस समय कि जब भाषण दिया जा रहा था, उस भीड़ के अंदर जब गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यापक प्रभाव की चर्चा की और अंतिम समय की बात की, और उसके बाद
कहा कि उनके स्मारक के लिए जो एक स्कूल होगा मैं झोली फैलाता हूँ, सब लोग दान दें। लोगों ने दान दिया तो उस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो गांव का रहने वाला था, गांव से घी बेचने के लिए लाहौर में आया था। उसने देखा लोग कुछ कुछ पैसे दे रहे हैं, उसके पास पैसे तो थे नहीं, उन दिनों अमीर लोगों के पास ही पैसे होते थे। तो वो किसान, एक किसान, वो गया अपना घी का डिब्बा लेकर के और उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये जो शुभ संकल्प आपने किया इसके लिए मैं ये अपना घी दान में देता हूँ। एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था भीड़ में, उसने अपनी जेबें तलाश की, जेब में कुछ नहीं था, तो उसको समझ नहीं आया कि क्या करूं। तो धोती पहने हुए था, ऊपर एक बंडी बनियान टाइप होती है वो पहने हुए था। वो उसने अपनी बनियानी उतारी और स्टेज पर गया, जी लो जी मैं यही दान देता हूं। महिलाएं थी, उन्होंने अपने जेवर, सोने की चूड़ियां या बूंदे बालियां दान में देनी प्रारंभ कर दी। एक गजब की बात हुई और ट्रिब्यून अखबार लिखता है कि 8,000, 4,000 का तो नगद दान और 8,000 का सामान, जो घी उस किसान ने दिया था, जो बंडी उस मजदूर ने दी थी, उसकी बोली लगाई गई वहां पर। और वो 8,000 का मतलब बंधुओं कितना होता है, आप तुलना करें आज 8,000 रुपए की, तो 8,000 उस युग का, आप सीधा सीधा 8,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं समझ लीजिए कि 80 लाख रुपया तकरीबन मान लीजिए आप उस समय का, आज से तुलना करें तो। ये पहली बार था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मंदिर के लिए दान देते थे, मंदिर में जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, कोई दान पैसा दे दे वहां दे दे। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस समय ये दान दिया गया, उनकी दान दाताओं की जो लिस्ट है वो मेरे पास है लिस्ट, मैंने उस लिस्ट में पढ़ा और मैं उस लिस्ट में पढ़ करके ये हैरान हुआ कि लगभग जो पहली दानदाताओं की लिस्ट जो प्रसारित हुई उस समय का, जो आर्य अखबार था, आर्य मैगजीन जो चलाई जाती थी आर्य समाज की, श्री बेरी साहब उसके संपादक थे, उन्होंने जो पहली लिस्ट प्रसारित की उस सभा के आधार पर, उसमें 61 नाम हैं। 61 नामों में जो 16 नाम तो हिंदुओं के हैं, एक गुप्त दान है, वो भी मैं समझता हूँ हिंदू का ही होगा, 2 महिलाओं ने दान दिया उसमें, और इसके अलावा आप ये देखिए कि 8 मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दान दिया, मुसलमानों ने भी दान दिया उस समय, और सिख सबसे ज़्यादा संख्या में, सिख भाई जवाहर सिंह सिख डीएवी कॉलेज की जो सबसे पहली फंड रेजिंग कमेटी बनी थी उसके सेक्रेटरी थे, और यही भाई जवाहर सिंह बाद में अकाल तख्त के ग्रंथी भी बने, डीएवी को छोड़ दिया था उन्होंने, और उसके बाद में मैं समझता हूँ वहीं से मूल मंत्र था कि खालसा स्कूलों की भी श्रृंखला चली, शिरोमणि गुरुद्वारा सभा ने भी स्कूल प्रारंभ किए, उसके बाद प्रारंभ किए, ये भाई जवाहर सिंह उस समय, और दूसरे ऐसे सिख थे जिन्होंने उस समय दान दिया डीएवी के लिए। सबसे बड़ा दान उस समय मथुरा दास, लाला मथुरा दास जी ने 500 रुपये का दान दिया। बहुत होते थे 500 रुपये, कोई मामूली रकम नहीं होती थी। और देखिए गुरुदत्त खुद विद्यार्थी था, 25 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी उसको, सबसे पहला दान उसी ने जब भाषण दिया और उसने कहा कि मेरे जो 25 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है मैं डीएवी के लिए दान में देता हूँ। अब एक तरह से सर्वस्व दान कर दिया, और तो कुछ था ही नहीं। तो वो 25 रुपये का दान ऐसा प्रभाव छोड़ गया कि उसके बाद धड़ाधड़ सब लोगों ने दान दिया। और उस सभा में लाला लाजपत राय भी थे, उसकी उम्र भी उस समय 18.5 भी नहीं थी क्योंकि वो इनसे छोटे थे। आप देखिए कि 3 ये नौजवान हैं, मैं समझता हूँ इन 3 नौजवानों ने इतिहास बदला। हालांकि इतिहास ने इनके साथ नाइंसाफी की। गुरुदत्त विद्यार्थी की उम्र 18.5 साल, जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1864 को।
हंसराज की उम्र 18.5 साल, जन्म हुआ 19 अप्रैल 1864 को। लाजपत राय जी थोड़े छोटे थे इनसे। लाजपत राय जी का जन्म हुआ 28 जनवरी 1865 को। 18 साल के 3 नौजवान कंट्रीब्यूशन देखिए आप। गुरुदत्त विद्यार्थी ने आज जो डीएवी की एक लंबी श्रृंखला देखते हैं, वो इसका डिजाइनर था, आर्किटेक्ट था। हंसराज ने अपना जीवन दान दिया इसके पहले प्राचार्य के रूप में। 1 पैसा भी ना सेवा के बदले में लेने का संकल्प किया। शिक्षा का इतना बड़ा एक ढांचा खड़ा किया और उसी से लोग निकले और कितने कितने फील्ड में गए। लाला लाजपत राय उन फाउंडर में से एक, डीएवी के पहले उप प्रधान बनाए गए। आर्य समाज जो बना पहला, उसके मंत्री थे ये पहले। वहाँ पर लाहौर में जो डीएवी का बना था, उसमें जो पहला आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया, लाला मूलराज जी उसके प्रधान थे और लाला साईं दास जी उसके मंत्री थे। बाद में जब द्विशाखन हो गया तो लाला लाजपत राय जी इसके पहले मंत्री प्रधान बने। पहले प्रधान हंसराज जी थे, मंत्री लाजपत राय जी थे। और आप इतिहास पढ़ लें, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ लें, क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ लें, मुझे नहीं लगता कि कोई क्रांतिकारी ऐसा हुआ हो जो लाला लाजपत राय से ना मिला हो और उनसे प्रभावित ना हुआ हो। एक व्यक्ति क्या मंत्र देता था कि जो व्यक्ति उनसे मिलता था वो एकदम से देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाता था। ये 18 साल के लोग काम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा ने बदल दिया सारा सामाजिक ढांचा, सांस्कृतिक ढांचा। और पंजाब नेशनल बैंक, ये जो डीएवी कमेटी बनी सबसे पहले, मैंने देखा पंजाब नेशनल बैंक का जो पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें जितने डायरेक्टर हैं लगभग वही हैं जो डीएवी कॉलेज कमेटी के मेंबर हैं। उस समय में वही डीएवी कॉलेज कमेटी के जो मेंबर थे वही पंजाब नेशनल बैंक के पहले डायरेक्टर थे। पंजाब नेशनल बैंक चलाया, एक लक्ष्मी बैंक और था वो चलाया। मतलब देश की अर्थव्यवस्था बनाने में आर्य समाज का योगदान रहा। और तीसरा काम ट्रिब्यून के जो संस्थापक थे आर्य समाज की, स्वामी दयानंद की प्रेरणा से। उस समय सबसे ज़्यादा अखबार भी आर्य समाज नहीं चलाए, उनमें बहुत से चले बहुत से नहीं, लेकिन ट्रिब्यून तो आज भी गवाह है। और सबसे पहली आवाज़ भी आर्य समाज की जो बना, ट्रिब्यून बना, क्योंकि इसके जो संस्थापक दयाल सिंह जी मजीठिया स्वामी दयानंद से प्रभावित थे। अब आप इन तीनों चीज़ों को अगर शिक्षा में डीएवी को निकाल दें, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक को निकाल दें, ट्रिब्यून को निकाल दें, तो मैं तो समझता हूं कि उत्तर भारत में कोई ऐसा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसा भारत होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत या असहमत हों यहाँ, तो अपना कमेंट्स जरूर दें ताकि मैं उसका समाधान करने की चेष्टा करूं। अब जो पहली लिस्ट की बात मैं कर रहा था, आप देखिए कि मात्र हिंदुओं के लिए नहीं था। गुरुदत्त जी का भाषण और स्वामी दयानंद जी की जो बलिदान था उस समय, मात्र हिंदुओं के लिए नहीं था। अगर हिंदुओं के लिए होता तो मुसलमान क्यों दान देते। मैं यहाँ बताना भी चाहूँगा कि किन मुसलमानों ने दान दिया। मियाँ नज़ीर मोहम्मद, वजीर खां, मियाँ पीर बख्श, मोहम्मद ताजुद्दीन, मियाँ हुसैन बाबा, ये ऐसे लोग थे जिनके नाम पहली दान की सूची में हैं। और सिखों की बात करें तो सरदार जवाहर सिंह तो सेक्रेटरी थे, पहले सेक्रेटरी सिख। और उसके साथ साथ सरदार छज्जू सिंह जी, सरदार निहाल सिंह जी, सरदार नारायण सिंह जी, सरदार सूखा सिंह जी, सरदार मीत सिंह जी, ये ऐसे लोग जिन्होंने डीएवी की स्थापना के लिए दान दिया। अब आप स्पष्ट समझ लें, डीएवी की स्थापना में हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का कितना बड़ा योगदान रहा।
और जब बच्चे आए उसमें भी कोई भेदभाव नहीं था कि कोई भेदभाव उसमें किया गया हो। तो किसी का भी बच्चा आज भी पढ़ सकता है। आज भी डीएवी कोई हिंदुओं के लिए नहीं है। बहुत से डीएवी स्कूलों में मुस्लिम भी पढ़ते हैं। सिखों के पंजाब में ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है डीएवी, आज भी है, आज भी है। तो यहाँ किसी से कोई भेदभाव डीएवी में नहीं, ये इसकी नींव से प्रारंभ हुआ। कितने देश में चाहे सांप्रदायिक दंगे हो गए, लेकिन डीएवी की इस भावना पर कोई आघात आज तक नहीं पहुंचा पाया। यहाँ तो मतलब सबके कल्याण की हम प्रार्थना भी जो करते हैं डीएवी में, सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना, सबका भला हो, हर प्राणी का भला हो। धर्म से जो धर्म, हम तो वैदिक धर्म मानते हैं, लेकिन हम ये मानते ही नहीं और बाकी कुछ, हम तो सिर्फ मानवता का पर्याय वैदिक धर्म मानते हैं। वैदिक और मानवता एक ही, आज तक इस पर कोई टिप्पणी दूसरी नहीं हो पाई। तो ये यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब 1883 से 1885 आ गया। पैसे इकट्ठे करते रहे आर्य समाजों के अंदर। और आप देखिए आर्य समाजों के अंदर जो जलसे होते थे, आप गुरुदत्त की योग्यता का हिसाब इस बात से लगाइए कि गुरुदत्त जी को ही बुलाया जाता था और जलसा रुका रहता था जी कि गुरुदत्त जी आएंगे, डीएवी के लिए अपील करेंगे और फिर हम पैसे देंगे। ऐसा कैसा भाषण देते होंगे वो। दूसरा आदमी नहीं डीएवी के लिए पैसे मांगता था, तो वो आएंगे, उन्हें बुलाया जाता था स्पेशल हर आर्य समाज के जलसे पर कि वो आएं और डीएवी के लिए अपील करें। और देखिए डीएवी का जो पैसा इकट्ठा हुआ, मुझे क्षमा करेंगे, मैं बड़ी विनम्रता के साथ और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहूँगा, अमीरों ने नहीं पैसे दिए, गरीब ने, मजदूर ने, किसान ने। और आज भी जो डीएवी के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं लोगों के ज़्यादा पढ़ते हैं। मध्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, निम्न मध्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं डीएवी के अंदर, तब से लेके आज तक। इसलिए डीएवी लोकप्रिय है। बहुत से लोग कहते ब्रांड बनाएं जी, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल टाइप या इस तरह से। डीएवी पहचान है भारतीयता की, ये अपने आप में ब्रांड है, भारतीयता का ब्रांड है। तो इसमें दान सदा, इक्का दुक्का लोग आए जिन्होंने दिया, बड़े लोग भी थे, ऐसी बात नहीं कि बड़े लोग नहीं आए। अब जो पहला दान नून मियानी के सेठ थे ज्वाला साहेब, उन्होंने 8,000 रुपये दिए जब कॉलेज की स्थापना होने लगी, अकेले आदमी ने 8,000। लेकिन 1883 से 1885 तक मात्र 25,000 रुपये इकट्ठे हुए। अब ये 25,000 में उस समय कॉलेज नहीं चल सकता था, तनख्वाहें भी देनी थी। तो फिर ये निर्णय हुआ कि तब तक क्या किया जाए, कॉलेज तो चलेगा नहीं, तो स्कूल बना लिया जाए। और स्कूल आर्य समाज मंदिर अनारकली से प्रारंभ करें। तो आर्य समाज के ये एक कमरे में स्कूल शुरू हुए। और भाइयों बहनों और बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज तक भी यही परंपरा है। अब क्योंकि युग बदला है, शायद ये परंपरा थोड़ी सी टूटी है। अदरवाइज डीएवी ने आज तक कोई स्कूल ऐसा नहीं बनाया कि पहले स्कूल बनाया हो और फिर लोगों को कहा हो कि अब दाखिला लो इसमें आके। हमने 5 स्टार्स टाइप स्कूल हमारे बुजुर्गों ने नहीं बनाए। गए एक शहर में, वहाँ के किसी श्रमजीवी ने स्कूल प्रारंभ कर दिया और स्कूल प्रारंभ हो गया दान से। दान आता गया, स्कूल बनता गया, बच्चे आते गए, स्कूल बढ़ता गया, बस यही प्रोसीजर रहा। और फीस भी उतनी ही रही। एक तरह से मैंने बताया ना, कोऑपरेटिव का पहला सिद्धांत डीएवी में देखने को मिलता है। वही फीस उसी स्कूल पर लगती है, कहीं नहीं जाती। ये दुनिया का अद्भुत संगठन डीएवी, इसके निर्माताओं ने पहले जो कल्पना की, देखिए लोकतंत्र की सबसे पहली भावना के जनक महर्षि दयानंद सरस्वती, और उसकी पूरी इसको वो आर्य समाज में लेकर आए। आर्य समाज ने ही डीएवी बनाया। और वही भावना, लोकतांत्रिक भावना, डीएवी किसका है? डीएवी लोगों का, लोगों के लिए
लोगों के द्वारा बनाया गया संस्थान। हमारे आज प्रधान श्री पूनम सूरी जी हैं, मेरा उनसे बड़ा निकट का संपर्क है। इससे पहले प्रधान श्री जीपी चोपड़ा जी थे, मैं उनके भी निकट रहा। उससे पहले दरबारी लाल जी थे, मैं उनके भी निकट रहा। सब प्रधान एक बात कहते रहे। आज पूनम सूरी जी भी कहते डीएवी वाले ये बात नहीं मानेंगे। मैंने एक दिन श्री पूनम सूरी जी से पूछा कि जी ये पहले तो ये बता दो डीएवी वाले हैं कौन। ना मैं डीएवी में आता, ना आप प्रधान होते हुए डीएवी में आते हैं। पहले तो उन्हीं डीएवी वालों से बात कर लेंगे, हैं फिर उन्हीं से कर लेते हैं। तो स्पष्ट है कि प्रधान भी क्योंकि चुना हुआ है, वो भी ये हर फैसला करते समय ये सोचता है लोगों की भावना कैसी होगी। ये नहीं कि जी जो डिक्टेटरशिप है, ऐसा नहीं है। तो ऐसी संस्था जहाँ प्रधान का चुनाव जो मतलब दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि एम्प्लाई अपने एम्प्लॉयर को चुनता है। यहाँ वोटर भी डीएवी कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, वो वोट देते हैं। डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति, डीएवी कॉलेज सोसाइटी की स्थापना की गई उस समय दयानंद के नाम पर। एंग्लो की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और वैदिक वेद आधारित होनी चाहिए। एंग्लो से मतलब आधुनिक, और दयानंद की स्मृति में, महर्षि दयानंद की स्मृति में ये नाम फाइनल किया गया कि हम बिल्कुल पिछड़े हुए भी नहीं रहे, हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाएं जो आधुनिक हो। और डीएवी के लिए जो उद्देश्य घोषित किए गए, उसमें पहला उद्देश्य यही था कि हिंदी को बढ़ावा देंगे। हिंदी को मातृभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही घोषित किया। उसके बाद डीएवी ने इस भावना को आगे बढ़ाया। संस्कृत और वेद की रक्षा करेंगे और उसको भी पठन पाठन का विषय बनाएंगे। तीसरा, दूसरी भाषाएं अंग्रेजी नफरत नहीं करेंगे, उसको भी बढ़ावा देंगे, उसको भी पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात उस समय जो मानी गई वो ये थी टेक्निकल एजुकेशन। आप कल्पना करें कि उस समय जब डीएवी कॉलेज बनाया गया उसमें भी तकनीकी विज्ञान विभाग बनाया गया और पॉलिटेक्निक बनाया गया। तो तकनीकी इंजीनियरिंग क्लास प्रारंभ की गई। तो उस समय भी, और जो डीएवी कॉलेज कमेटी बनाई गई, जो सोसाइटी बनाई गई, उस सोसाइटी के जो मेंबर बनाए गए, उन मेंबरों में भी ये व्यवस्था की गई कि डीएवी कॉलेज कमेटी जो स्कूल कॉलेज का संचालन करेगी उसमें हर विभाग के लोग हों, इंजीनियरिंग से भी लोग हों, उसमें एजुकेशन से भी लोग हों, उसमें साइंटिस्ट भी हों, उसमें मेडिकल से भी हों और संभ्रांत वर्ग के भी लोग उसमें हों। सब लोगों को मिलाकर आज भी वही परंपरा है। आज भी जो डीएवी कॉलेज कमेटी का स्वरूप बनता है, मेन आधार तो है दयानंद एंग्लो वैदिक सोसाइटी एंड ट्रस्ट, उसमें से एक कमेटी चुनी जाती है। तो उसकी रचना आज भी यही है। तो ये डीएवी कॉलेज कमेटी उस समय जो स्थापित की गई 1885 में, दिसंबर 1885 में लगभग तैयारियां पूरी हो गई। अब विषय ये आया कि चल हेडमास्टर कौन बने, प्रिंसिपल कहाँ से लाया जाए। ये बड़ा गंभीर विषय था आर्य समाज की सभी बैठकों में। क्या किसी अंग्रेज को बनाएंगे? अंग्रेज ही पढ़े लिखे होते थे, अंग्रेज को तो नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ ये भी तय कर लिया था। मैंने जैसे आपको बताया, एक तो विशेषता इसकी ये है कि स्वदेशी संस्था है, पहली स्वदेशी संस्था। दूसरी ऐसी संस्था जो लोकतंत्र पर आधारित, जहाँ एम्प्लाई एम्प्लॉयर को चुनता है, काम करने वाला अपने मालिक को चुनता है। ये विशेषता किसी में भी नहीं मिलेगी। और तीसरी विशेषता डीएवी मात्र पठन पाठन का केंद्र नहीं होगा। शिक्षा और विद्या दो चीज़ें हैं, दोनों में अंतर है। तो ये विद्या का केंद्र होगा। तो ये तीसरी बात। और गुरुदत्त विद्यार्थी पहला व्यक्ति था उत्तर भारत में
वैसे इससे पहले जगदीश चंद्र बसु 1885 में ही वो भी लगभग प्रोफेसर बने, सहायक प्रोफेसर बने। कुछ लोग ये मानते हैं गुरुदत्त विद्यार्थी पहले नंबर पर थे, पहले पर नहीं तो दूसरे पर तो थे ही। उससे पहले कोई आदमी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, अंग्रेज़ों के कॉलेज में वो प्रोफेसर नहीं बना था, और 2 साल बाद ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। ये बहुत बड़ी बात थी। और तो उस समय गुरुदत्त जी ने ही ये तय किया कि DAV इसका नाम क्या होना चाहिए। सब लोगों ने, ये सबकी इच्छा थी, स्वामी दयानंद के समय से थी कि ऐसा स्कूल बने जिसमें सब तरह की शिक्षा दी जाए। विद्या, स्वामी दयानंद सरस्वती ने विद्या की परिभाषा दी, कण से लेकर के, छोटे कण से लेकर ईश्वर तक जितने विषय हैं उन सब का यथा स्वरूप ज्ञान करवाना विद्या है। शिक्षा क्या है? शिक्षा इनको जानने की तकनीक को शिक्षा कहते हैं। हमने शिक्षा को ही सब कुछ मान लिया। शिक्षा इन्हें जानने की, पहचानने की चीज़ है, उसी से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये जो उस समय प्रारंभ हुआ विषय, वेद की क्लास का भी था, वेद भी पढ़ाए जाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, स्पष्ट है DAV के लक्ष्य में। ये अलग बात है कि हम उसको उतना प्राप्ति नहीं कर पाए, क्योंकि ये आम तौर पर होता है, सभी संस्थाओं के साथ होता है। एक मानव स्वभाव है कि हम वक्त के अनुसार अपने आप को बदलते जाते हैं। वक्त जिसको कहते ज़रूरत कह लीजिए, उसके मुताबिक हमने वेदों को रखा तो जरूर, लेकिन जिस प्रकार का उनका अध्ययन हम कर सकते थे वैसी व्यवस्था नहीं कर पाए। इसी आधार पर ये एक DAV के साथ एक बुरी घटना ये घटी कि गुरुदत्त जो डिजाइनर था, जो आर्किटेक्ट था, जो इतना साइंस का इतना बड़ा विद्वान था कि आज भी उसकी ट्रेगनोमेट्री ऑफ वेदास नाम से पुस्तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। गुरुदत्त ने 18.5 साल की उम्र में एक सपना देखा DAV बनाने का, और उसको 1 जून 1886 में बना भी दिया। दिसंबर 1885 में ये कल्पना हो गई कि जी सारा पैसा भी हो गया, स्कूल की तैयारी करें, अब हेडमास्टर कौन बने। गुरुदत्त जी बन सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पैसा इकट्ठा करूंगा, साधन इकट्ठे करूंगा। तब एक नौजवान हंसराज, जो गुरुदत्त जी का ही मित्र था, लाला साईंदास जी से लेकर के आए थे आर्य समाज में, उसने कहा कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं, और वो पहले हेडमास्टर बने। उन्होंने कहा मैं एक पैसा भी नहीं लूँगा। उनके भाई मूलराज थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने वेतन में से 80 रुपये उनको वेतन मिलता तो 40 रुपये तुझे दिया करूँगा। दोनों भाइयों ने, हंसराज जी ने तो DAV से कोई पैसा नहीं लिया, और मूलराज जी आजीवन अपने भाई को 40 रुपये देते रहे। इस त्याग से DAV ने प्रारंभ किया। लेकिन एक दुर्घटना जो घटी वो ये थी कि 1890 आते आते 1890 में गुरुदत्त जी का देहावसान हो गया। 26 साल की उम्र, मात्र 26 साल। उस समय वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साइंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वेदों पर सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी, साइंस में सबसे बड़े ज्ञाता के रूप में उनकी प्रसिद्धि थी, और DAV के तो सर्वे सर्व आर्य समाजी, उन जैसा दीवाना आर्य समाजी शायद ही बहुत कम हुए हैं, और उनकी मृत्यु हो गई। ये बड़ा आघात था। और ये वो समय था जब DAV प्रारंभ हो रहा था, और चर्चा इस बात पर थी DAV में पढ़ाया क्या जाए, सिलेबस क्या बनाएं, क्योंकि एक संकल्प ये किया गया था कि हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे, सरकारी सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम तो स्वदेशी सिस्टम चलाएंगे,
पैसा भी आप इकट्ठा करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि गरीब से गरीब, इससे गरीब क्या हो सकता है कि मैं आपको उदाहरण दूं कि एक साधु जिसका नाम रमता राम था, एक दिन आर्य समाज में आया और उसने एक सुझाव दिया कि जी हर घर में एक मटका रखा जाए और उस मटके में हर घर का गृहिणी एक मुट्ठी आटा हर रोज डाले और मैं उस आटे को इकट्ठा करके लाया करूँगा और उस आटे को बेच करके डीएवी को दान में दिया जाएगा। बंधुओं, ये आटे की परंपरा, आटा फंड के नाम से जो पहला डीएवी का बजट बना उसमें एक हेडिंग है आटा फंड, सोर्स ऑफ इनकम, आटे से इनकम पैदा करे। रमता राम जाता था, हर घर में आटा इकट्ठा करता था और सारा आटा लाके आर्य समाज में जमा कराते थे, उसको बेच के डीएवी में। पहले बजट में आटा जो एक साल में बिका जून से लेके और नया साल 31 मार्च तक, समझ लीजिए 100 रुपये का, 100 रुपये का आटा फंड में से 100 रुपया प्राप्त हुआ। 100 रुपये का मतलब आप लगा लीजिए 1 लाख रुपया समझ लीजिए। तो 100 रुपये का आटा आज भी अगर हम संकल्प करें तो नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोगों ने डीएवी को, इससे ज़्यादा तो मतलब क्या, आम आदमी का डीएवी, आम आदमी का डीएवी, भारतीयों का डीएवी, स्वदेशियों का डीएवी, ये जिसने बिना सरकारी मदद के चलना सीखा, बिना सरकारी मदद के खड़ा होना सीखा, अंग्रेज़ों की सरकार थी। 1947 के बाद हमारी सरकार आई, भारत विभाजन हो गया। हमारे उस समय के जो कर्णधार थे उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे उस एरिया में स्कूल कॉलेज बने थे। 1947 तक जो हमारे स्कूल कॉलेज बने थे वो लगभग 70 के करीब थे। बहुत सारे ज़्यादातर उधर ही थे, लेकिन उनको लाने का काम जो यहाँ किया गया, जो यहाँ स्थापित किए गए, अम्बाला में आया डीएवी कॉलेज लाहौर, डीएवी स्कूल चंडीगढ़ में स्थापित हुआ, यमुनानगर में है, वहाँ से आया हुआ स्कूल, इस तरह से दिल्ली में है। तो ये सारे के सारे जो स्कूल कॉलेज है वहाँ से उठा लाए, एक बहुत बड़ा काम किया हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने का। लाइब्रेरी उठा लाए, किताबें उठा लाए, उस समय के हमारे जो डीएवी के कर्णधार थे। तो गुरुदत्त जी के जाने के पश्चात ये समझ नहीं आया कि अब पढ़ाया क्या जाए। अब डीएवी की जो कमेटी बन गई थी उसमें राय साहब भी थे, राय साहब, राय बहादुर, अमीर लोग भी थे। आमतौर पर यही होता है, कोई आज भी कोई कमेटी किसी शहर में, गांव में बनने लगे तो यही माना जाएगा कौन कौन मेंबर बनेंगे। गरीब को कोई मेंबर नहीं बनाता, साधारण आदमी को कोई मेंबर नहीं बनाता। जो पहले से प्रतिष्ठित हैं, जो पहले से पदधारी हैं, उन्हीं को कहते हैं जी इसी को प्रधान बनाओ, इसी को मंत्री बनाओ। ये मेरा खुद का अनुभव रहा, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा, कार्यकर्ता ही रहा। हमें कोई प्रधान नहीं बनाने को तैयार होता, चाहे योजना हमारी हो, काम हमारा हो, सब कुछ हो। ये सामाजिक कमी कह लीजिए या कुछ भी। तो उस समय भी जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे उनका वर्चस्व कायम हो गया। उन लाला मूलराज थे, एक तो भाई थे हंसराज जी के, मूलराज जी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो आर्य समाज के प्रधान थे लाला मूलराज। अंग्रेजी संस्कृति की तरफ उनका झुकाव था, और भी बहुत से लोग थे। सब लोगों ने, अब कोई कहे जी वेद पढ़ाने हैं, कोई कहे नहीं पढ़ाने हैं, कोई कुछ कोई कुछ। एक लाला साईंदास थे, वो भी कट्टर आर्य समाजी थे, अपनी बुलंद आवाज़ के साथ जो विचार रखते थे। ये दो ही व्यक्ति थे। अनफॉर्चुनेटली 1890 में गुरुदत्त जी, 1891 में साईंदास जी चले गए। फिर झगड़े बखेड़े शुरू हो गए, जैसे होता है। झगड़ा किस बात का था? इसका नहीं था पैसा कौन ले, कौन क्या बने, इस बात का झगड़ा नहीं था। झगड़ा इस बात का था पढ़ाया क्या जाए।
जो अंग्रेज प्रस्त लोग थे वो चाहते थे अंग्रेजी सिस्टम ही ले लिया जाए जूं का त्यों। जो आर्य समाजी लोग थे, जो कट्टर आर्य समाजी थे, वो ये मानते थे कि नहीं जी हम तो स्वदेशी ही रखेंगे, कुछ नहीं लेना अंग्रेजों का। और उसमें एक और ग्रुप पैदा हुआ, महात्मा मुंशी राम जी वकील थे, जालंधर के वकील थे, और उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर डीएवी में वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे तो हम एक नई प्रणाली जो पूर्णतया भारतीय होगी, गुरुकुल सिस्टम, और उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल खोलने का संकल्प कर दिया। उसके लिए भी उसने क्या संकल्प किया कि जिस दिन तक मैं 30,000 रुपये इकट्ठे नहीं कर लूँगा गुरुकुल खोलने के लिए, मैं घर ही नहीं जाऊँगा वापस। वकील था, प्रसिद्ध वकील था, और उसने पैसे इकट्ठे किए, गुरुकुल खोला, और उसके बाद गुरुकुलों की श्रृंखला चल पड़ी। आज तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। तो गुरुकुलों का और डीएवी का झगड़ा इस बात का कभी नहीं हुआ कौन क्या पद लेगा, झगड़ा इस बात का लिया कौन कितने संस्कार देगा, कौन कितनी शिक्षा देगा। और इस पर लोगों ने अपने जमीन, अपना घर, अपनी कोठी, मुंशी राम जी ने अपनी कोठी, अपनी प्रेस, सब कुछ दान में दे दिया। ऐसे ही जब डीएवी कॉलेज बनने लगा 1886, 1 जून 1886 में स्कूल बना और 1889 में कॉलेज बना। तो उस समय जैसे मैंने बताया म्यानी के ज्वाला साहे ने 8,000 रुपये दिए। तो बख्शी जो बाद में उनके बेटे डीएवी के प्रधान भी हुए, जयसी राम बख्शी, लाहौर में जयसी राम ग्राउंड था, उन्होंने कहा मैं ये अपना ग्राउंड डीएवी को दे देता हूँ। उन्होंने डीएवी के लिए बाद में जब 1905 में डीएवी कॉलेज का नया भवन बना तो राजा सर प्रताप सिंह ने भी एक बड़ा दान दिया। बस गिने चुने बड़े दान आए, बाकी तो सारा आम पब्लिक से डीएवी बना। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि डीएवी पहला स्वदेशी संस्थान जिसमें स्वदेशी शिक्षा दी जाए, भारतीयों के द्वारा चलाया जाए, भारतीय प्रिंसिपल बने। हंसराज जी पहले भारतीय थे जो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्थान, तो भारतीयता को प्रकट करने वाला संस्थान, ऐसा डीएवी संस्थान बना हमारा। और आज उसमें से 3 टाइप के डीएवी बन जाते हैं। एक डीएवी वो हैं जो डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति, जिसका मुख्यालय तब लाहौर में था, अब दिल्ली में है। उसके लगभग 1,000 के करीब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलती हैं, वो संचालित करते हैं। कुछ ऐसे डीएवी हैं जो लोकल आर्य समाज ने स्थापित किए, क्योंकि उस समय साधन नहीं थे। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, सबसे बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है कानपुर, क्रांतिकारियों का गढ़ रहा डीएवी कॉलेज कानपुर। बड़े क्रांतिकारी दिए, देशभगत दिए, अटल बिहारी वाजपेयी वहीं से पैदा हुए। और तो वो लोग गए लाहौर में कि जी हम अपने यहाँ कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो उन दिनों ना तो कारें थी, ना इतने साधन थे। तब हंसराज जी ने कहा कि ठीक है आप बना लो, हम तो आ नहीं सकते, हम आपको प्रिंसिपल दे देते हैं यहाँ से। तो लाला दीवान चंद जो वहाँ पर प्रोफेसर थे, तो उन्हें प्रिंसिपल बना के वहाँ भेज दिया गया। तो ऐसे स्कूल कॉलेज खुले जगह जगह पर, तो उनमें प्रिंसिपल तो वहीं से भेज देते थे, बाकी कमेटी अपनी लोकल होती थी। धीरे धीरे पहले एफिलिएटेड माने जाते थे, वो संबंध था। फिर जैसे जैसे आज का युग बढ़ता गया, आदमी थोड़ा समझदार और स्वार्थी होता गया, कईयों ने अपने कब्जे भी कर लिए। तो उनमें वो आर्य समाज से स्थापित संचालित है। हरियाणा में और पंजाब में ज़्यादा ऐसे हैं, करनाल में बहुत सारे डीएवी हैं, पूंडरी में भी डीएवी है। ऐसे कई संस्थान हैं जो संबंधित रहे हैं। यूपी में है डीएवी कॉलेज, देहरादून है, डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर है। ये सब लोकल हैं, लोकल आर्य समाजों से संचालित।
कुछ फिर ऐसा तीसरा वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने देखा देखी जी इनका कारोबार चल रहा है तो हम भी डीएवी का नाम ले लें। अब तो डीएवी ने इस पर कुछ रोक लगाई है, लेकिन उन्होंने डीएवी का नाम लगा लिया, बोर्ड लगा लिया। उनका ना आर्य समाज से कुछ लेना देना था ना कुछ और था। लेकिन ये सारे लोग जितने थे, चाहे गुरुकुल वाले चाहे डीएवी वाले, ये सब प्रभावित स्वामी दयानंद से ही थे, उसी की विचारधारा से। और कम ज़्यादा करके उसी के नाम पर आज ये डीएवी संस्थाएं पूरे विश्व में, जिनकी संख्या लगभग मैं समझता हूँ कि 5,000 के करीब, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी इसके ऊपर, तो उस समय 1880 में कोई मेरी लिस्ट जो बनी थी डीएवी संस्थाओं के मिला के और सब मिला के, वो 3,000 से ऊपर थी। अब उसके बाद तो बहुत सारे खुले हैं, तो ये 5,000 तक ये हो गई होगी। अब मैंने आपको ये स्पष्ट किया, ये डीएवी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। समय क्योंकि हो रहा है, मुझे इजाज़त नहीं देता, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि डीएवी एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा एक आंदोलन रहा जिसने भारत के मानस को बदल दिया, सांस्कृतिक, राजनीतिक और हर तरह के। ठीक है, बुराइयां भी आई, बुराइयों की जिम्मेवारी भी डीएवी को लेनी चाहिए। वो हमारी शायद शिक्षा में कहीं कमी रही, उस पर फिर कभी राम मोहन राय जी मौका देंगे तो मैं उस पर, क्योंकि मैंने पहला विषय तो यही लिया था, शिक्षा में विसंगतियाँ। तो मेरा भी क्योंकि 40 साल हो गए मुझे शिक्षा से जुड़े हुए, और मुझे हर तरह के शिक्षण संस्थान चलाने का अनुभव है। गुरुकुल भी चलाए हैं, लड़कों का भी लड़कियों का भी, स्कूल एडिड भी चलाए हैं, डीएवी कॉलेज में भी काम किया है, पब्लिक स्कूल में भी, और आज मैं जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके बोर्ड का मेंबर होने के कारण, ये जो हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद है उसकी गवर्निंग बॉडी का मेंबर होने के कारण यूनिवर्सिटी चलाने का भी थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूँ। तो मैं ये अनुभव कर पाया हूँ, वो मैं फिर आपसे कभी शेयर करूँगा। लेकिन ये निश्चित बात है कि आर्य समाज द्वारा स्थापित डीएवी आंदोलन अगर ना होता तो आज इस देश की अवस्था आदिम काल जैसी ही होती, इतनी तरक्की नहीं होती। बाद में अनेक संस्थाएं आई, एसडी स्कूल आ गए हैं, सर्वेंट सोसाइटी आ गई, और बहुत सी संस्थाएं आई, मुसलमानों में भी आ गई, सिखों में भी आ गई, लेकिन इनकी सबकी जो आधारशिला रखी गई वो आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाजियों के द्वारा रखी गई, और डीएवी उसके रूप में फला फूला। इसी से बैंक बने, इसी से अखबार चले, जितने अखबार बने, महात्मा आनंद स्वामी जी जो खुशहाल चंद जी थे, मिलाप अखबार बनाया। इधर पंजाब में जो थे वीर अर्जुन अखबार चलाने वाले, ये कौन लोग थे? आर्य समाजी लोग थे। इन्होंने ही उत्तर भारत में तो जितने अखबार चलाए सब आर्य समाजियों ने चलाए। तो राजनीति में जितने लोग गए आर्य समाजी लोग गए। कहते हैं पहली जो पार्लियामेंट बनी उसमें 75 से 80% तक लोग आर्य समाजी थे। तो जो 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश भी आर्य समाजी मेहरचंद महाजन हुए हैं, वो भी, जज भी, हर फील्ड में ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ डीएवी के लोग और आर्य समाज के लोग ना पहुँचे हों। और आज इस देश को, जैसा भी देश है, इस देश के बनाने में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। इन शब्दों के साथ, किसी का कोई प्रश्न तो मेरे पास आया नहीं, लेकिन अगर आप प्रश्न भेजना चाहें तो इस पर भेज सकते हैं, तो मैं अगली किसी बैठक में उनका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। मेरे पास कोई वो रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहे जिनका मैं जवाब दूं, तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज इस 125वें व्याख्यान पर। श्रीमान राम मोहन राय जी, राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध हुए हैं समाज सुधारक। मैं तो इन्हें राजा राम मोहन राय मेरे मुंह से निकलता है। अब भी जब भी राम मोहन राय बोलना पड़ रहा है तो मुझे रुकना पड़ रहा है, क्योंकि राजा निकलता है मुंह से। और ये वास्तव में
राजा ही हैं, विचारों के राजा हैं। इन्होंने ये एक ऐसा माध्यम उपलब्ध करवाया है तो जिसके माध्यम से हम जन जन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इन शब्दों के साथ सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद और एक बार फिर आगे मिलने की आशा में मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।